हेलो दोस्तों, द त्रिशूल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड से संबंधित भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूं और ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही उपयोगी इस टीजीटी और पीजीटी के लिए सिद्ध होगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो दाब उसके दाएं हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ पर निम्न होता है और दक्षिणी गोलार्ध में दाब उसके दाएं हाथ पर निम्न होता है। यह नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वायज वैलाट नियम, दूसरा है कोरियालिस बल, तीसरा है फेरल का नियम और डी ऑप्शन है अधिकतम का नियम। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है अर्थात वायज वैलाट का नियम बिल्कुल सही आंसर है। वायज वैलाट नीदरलैंड के निवासी हैं और 1857 ईस्वी में वायु दाब सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस तरह से वायज वैलाट नियम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से दूसरा प्रश्न कहता है कि हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को द्वारा प्रतिपादित किया गया था, अर्थात किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है कापरनिकस, बी है टालमी और सी ऑप्शन दिया हुआ है लाप्लास, डी ऑप्शन दिया हुआ है चैम्बरलिन। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत कापरनिकस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 1543 ईस्वी में इसने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा प्रश्न कहता है कि किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है 66.5 डिग्री उत्तर, बी ऑप्शन है 23.5 डिग्री उत्तर, सी ऑप्शन है 66.5 दक्षिण और डी ऑप्शन है 90 डिग्री उत्तर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है अर्थात 66.5 डिग्री उत्तर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 66.5 डिग्री उत्तर को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है और आर्कटिक वृत्त कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रांत में स्थित ग्रेट वियर झील से गुजरता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से चौथा प्रश्न कहता है कि मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यता का अनुसरण करती है। किसका अनुसरण करती है। ऑप्शन नंबर ए है 180 डिग्री देशांतर, बी है 0 डिग्री देशांतर, सी है 40 डिग्री देशांतर और डी ऑप्शन है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए है शुक्र, बी है मंगल, सी है यूरेनस और डी दिया हुआ है पृथ्वी। तो इस तरह से बृहस्पति, शनि और वरुण को वायु ग्रह के नाम से जाना जाता है, जबकि बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी जो आंतरिक ग्रह हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ यूरेनस नहीं है, अर्थात यूरेनस जो है वह किस ग्रह में आता है, वायु ग्रह में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न कहता है कि पृथ्वी एक घूर्णन लगभग में पूरा करती है। ऑप्शन नंबर ए है 24 घंटे में, बी है 22 घंटे में, सी है 26 घंटे में और डी दिया हुआ है 20 घंटे में। तो पृथ्वी एक घूर्णन लगभग 24 घंटे में पूरा करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सातवां प्रश्न है ये अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन प्रक्रिया कहलाती है। अपक्षय, अपरदन, भूस्खलन, इसके साथ साथ साधारण भूस्खलन। तो इस तरह से अपने ही स्थान पर शैलों के विघटन और अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वह अपक्षय कहलाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आठवां प्रश्न कहता है कि कणिका में विघटन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है यांत्रिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय और तीसरा है पादप अपक्षय और डी ऑप्शन दिया हुआ है कोई नहीं। तो कई चट्टानें विभिन्न खनिजों के द्वारा निर्मित होती हैं, अतः उनके विभिन्न भागों में तापक्रम ग्रहण करने की क्षमता भी अलग अलग होती है, अतः उनका फैलाव भी अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप ये चट्टानें छोटे छोटे कणों में विघटित हो जाती हैं, तो इसे कणिकामय विघटन के नाम से जाना जाता है और कणिकामय विघटन यांत्रिक एवं भौतिक अपक्षय का उदाहरण होता है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वह बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद से प्रश्न नंबर 9 कहता है कि कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है तनाव, बी है संपीड़न, सी है भ्रंशन और डी है अपर्दन। तो अपर्दन अंतर्जनित बल नहीं होता है। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं तथा सतह पर असमानताओं को जन्म देते हैं उसे अंतर्जात बल के नाम से जाना जाता है, परंतु इसमें पूछ रहा है कि अंतर्जात बल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है, अर्थात अपर्दन जो है वह अंतर्जनित बल नहीं होता है। 10वां प्रश्न है कि ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है ए है डाइक, बी है सील, सी है लुपोलिथित और डी है बैलोलिथ। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला जो मैग्मा होता है उसको क्या कहा जाता है,
मैग्मा डाइट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 है कि पिडमांट मैदान द्वारा बनते हैं, पवन के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, सी ऑप्शन दिया हुआ है नदी के द्वारा और डी ऑप्शन है भौम जल के द्वारा। तो पिडमांट मैदान नदी के द्वारा बनते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 12वां प्रश्न है कि मध्य कपासी का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है निम्न मेघ, ये ऑप्शन गलत है। बी है मध्य मेघ, सी है उच्च मेघ और डी दिया हुआ है कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात मध्य कपासी का एक उदाहरण है अर्थात मध्य मेघ, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है अर्थात बी ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न कहता है कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आधारित था, जलवायु दशाएं, वर्षा और तापमान, वनस्पति मंडल और डी ऑप्शन दिया हुआ है कोई नहीं। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वर्षा तथा तापमान पर आधारित है अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 14वां प्रश्न कहता है कि जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती हैं तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती हैं, एक वाताग्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है शीत वाताग्र, बी है उष्ण वाताग्र, सी दिया हुआ है अवरुद्ध वाताग्र और डी दिया हुआ है स्थिर वाताग्र। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि इसको उष्ण वाताग्र के नाम से जाना जाता है। जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी आयु के विरुद्ध चलती हैं तो पूर्ववर्ती दूसरे ओर चढ़ जाती है, तो उसी को हम लोग उष्ण वाताग्र के नाम से जानते हैं अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका वी जर्कनीज, बी ऑप्शन है फिट्जरॉय और सी ऑप्शन है शाह और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका लैम्प फर्ट। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका जो है कि ए दिया हुआ है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है अर्थात वी जर्कनीज, यानी कि ध्रुवीय तापाग्र सिद्धांत का प्रतिपादन वी वर्कनीज द्वारा किया गया है और इस सिद्धांत को तरंग सिद्धांत अथवा वर्गन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद से 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि समवानी वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन में होती हैं अर्थात किस क्षेत्र में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है ध्रुवीय क्षेत्र में, बी है सुतोष्ण क्षेत्र में और सी दिया हुआ है हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में और डी ऑप्शन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है अर्थात संवहनीय वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण उच्च तापमान का पाया जाना होता है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है करेक्ट आंसर है। 17वां प्रश्न कहता है कि प्रवाल भित्तियां की बनी होती हैं अर्थात किसकी बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है कोरल पॉलिप्स, बी ऑप्शन दिया हुआ है रेडियो रेलियन पंख और सी ऑप्शन दिया हुआ है डायटम पंख और डी ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम युक्त पंख। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है अर्थात प्रवाल भित्तियां जो होती हैं वह कोरल पॉलिप्स के बनी होती हैं अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18वां प्रश्न कहता है कि प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई के बीच है। ऑप्शन नंबर 1 है 800 से लेकर के 1000 मीटर, दूसरा है 200 मीटर तक, सी ऑप्शन है 500 से लेकर के 1000 मीटर तक और डी ऑप्शन दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर। तो प्रकाशीय क्षेत्र की जो गहराई है वह 200 मीटर तक पाई जाती है और इसकी गहराई तक वनस्पति तथा प्रवाल आदि पाए जाते हैं और इस मंडल को नेरेटिक मंडल के नाम से जाना जाता है अर्थात ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से 19वां प्रश्न है कि क्यूरोसियो धारा में देखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अटलांटिक महासागर, बी है प्रशांत महासागर, सी है हिंद महासागर और डी ऑप्शन दिया हुआ है कोई नहीं। तो क्यूरोसियो धारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित हो जाती है अर्थात इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से 20वां प्रश्न कहता है कि महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता है अर्थात कितनी है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 33%, बी है 35%, सी है 37% और डी दिया हुआ है 40%। तो महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत जो लवणता है वह 35% है अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21वां प्रश्न कहता है कि स्थिर तरंग सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका लाप्लास, बी दिया हुआ है हैरिस, सी दिया हुआ है डेविस और डी ऑप्शन दिया हुआ है डेली। तो स्थिर तरंग सिद्धांत आर ए हैरिस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र के पास देखा जाता है, यानी कि गुजरात तट के पास, सुंदरवन क्षेत्र के पास, विशाखापट्टनम के पास अथवा डी ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु तट पर। तो भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र गुजरात तट के पास देखा गया है अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23वां प्रश्न कहता है कि एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे में मिलते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका संक्रमिका, बी है परिस्थितिकी तंत्र, सी दिया हुआ है प्लवक जीव और डी ऑप्शन दिया हुआ है तरणक जलचर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अर्थात
एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं संक्रमिका कहलाते हैं। इकोटोन के नाम से इसको जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। ऑप्शन नंबर ए है उल्टा, बी है सीधा, सी है दोनों और डी दिया हुआ है वन प्रणाली में उल्टा। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऊर्जा का जो पिरामिड है सदैव क्या होता है, सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है जीव, बी है पादप, सी है प्लास्टिक पदार्थ और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टिक पदार्थ जैव निम्नकरणीय नहीं है। जीव जंतु एवं पेड़ पौधे जैव निम्नकरणीय के मुख्य उदाहरण हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 26वां प्रश्न कहता है कि आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इकोटोन, बी दिया हुआ है बायोम और सी ऑप्शन दिया हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र और डी ऑप्शन दिया हुआ है आवास। तो आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन के नाम से जाना जाता है, इकोटोन कहलाता है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल सही आंसर है। 27वां प्रश्न है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पाद से हानियां घटा करके इंगित की जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 ए है निवल ऊर्जा, बी है द्वितीयक उत्पादक, सी है निवल भंडारण और डी ऑप्शन दिया हुआ है निवल प्राथमिक उत्पादन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पाद से हानियां घटा करके निवल प्राथमिक उत्पाद की ओर इंगित की जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमोसेपियंस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है शाकाहारी, बी है मांसाहारी, सी है सर्वाहारी और डी ऑप्शन दिया हुआ है स्वपोषी। तो होमोसेपियंस शब्द सर्वहारी वर्ग से संबंधित है। सर्वहारी पोषक स्तर 4 के अंतर्गत आते हैं जो निचले तीनों पोषक स्तर से आहार ले सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से 29वां प्रश्न है कि अर्धकंडे पुस्तक द्वारा लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा। अर्धकुंडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हमबोल्ट, बी दिया हुआ है रीटर, सी ऑप्शन है रेडचेल और डी ऑप्शन दिया हुआ है वाइडल डीला ब्लास। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हैं अर्थात बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि अर्धकुंडे पुस्तक कार्ल पीटर के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद से अगला जो प्रश्न है 30वां प्रश्न वह कहता है कि लेवेंस-श्राम संकल्पना द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर ए है टेलर, रेडजेल, हेटनर और डी ऑप्शन दिया हुआ है रिchthofen। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि लेवेंस-श्राम की संकल्पना फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा विकसित की गई थी और इसी के आधार पर रहने का स्थान या शरण स्थल की संकल्पना का विकास हुआ था। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद से 31वां प्रश्न कहता है कि जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मार्क्स, बी दिया हुआ है माल्थस, सी आपका एडम स्मिथ और डी ऑप्शन दिया हुआ है रिकार्डो। तो जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध पुस्तक माल्थस के द्वारा लिखी गई थी और माल्थस ने यह पुस्तक 1798 ईस्वी में प्रकाशित की थी। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है माल्थस। 32वां प्रश्न है कि मसाई जनजाति में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीका में, कनाडा में, अंटार्कटिका में और डी ऑप्शन दिया हुआ है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। इसके बाद से अगला जो प्रश्न है वह है कि डेट्रॉयट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्वचालित वाहन उद्योग, बी है सूती उद्योग, सी दिया हुआ है रेआन उद्योग और डी ऑप्शन है रसायन उद्योग। तो डेट्रॉयट स्वचालित वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से 34वां प्रश्न है कि कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कील, आपका बी है स्वेज और सी ऑप्शन है पनामा और डी ऑप्शन है सेंट सू मैरी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि पनामा नहर प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को क्या करती है, जोड़ती है। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 35वां प्रश्न कहता है कि विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है ब्राजील, सी आपका है
वेस्ट इंडीज और डी ऑप्शन दिया हुआ है इथियोपिया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 36वां प्रश्न कहता है कि मछली पकड़ना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक गतिविधि, दूसरा है द्वितीयक गतिविधि, सी ऑप्शन है तृतीयक गतिविधि और चौथा ऑप्शन है चतुर्थक गतिविधि। तो मछली पकड़ना प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आता है, जैसे कृषि, वन, लकड़ी काटना, खनन, आकेट, मत्स्य उत्पादन, पशुचारण आदि सभी के सभी व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अल्फाल्फा है क्या है? एक कस्बा है, एक जनजाति है, सी ऑप्शन दिया हुआ है एक प्रकार की घास है और डी ऑप्शन दिया हुआ है कि एक खनिज है। तो अल्फाल्फा एक प्रकार की घास है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में क्या होती है? पाई जाती है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 38वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तम गुणवत्ता का कोयला है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका पीट, बी ऑप्शन दिया हुआ है लिग्नाइट और सी ऑप्शन दिया हुआ है बिटुमिनस और डी ऑप्शन दिया हुआ है एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से 39वां प्रश्न है कि तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? ऑप्शन नंबर ए है वायु प्रदूषण पर, बी है भूमि प्रदूषण पर, सी ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण पर और डी ऑप्शन दिया हुआ है जल प्रदूषण पर। तो तापीय ऊर्जा परियोजना पर सभी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार चारों विकल्प इसमें क्या है? सही है। इन प्रश्नों को जो आप देख रहे हैं, यह जो ऑप्शन दिया हुआ है यह चारों के चारों ऑप्शन क्या है? इसमें बिल्कुल सही है। तो इस तरह से यह प्रश्न ही थोड़ा सा दूसरे तरह से है, यानी कि तापीय ऊर्जा परियोजना इसमें से कोई प्रभाव नहीं डालता है, यानी कि सब के सब इसमें क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। इसके बाद से अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है असम, सी है पश्चिम बंगाल और डी दिया हुआ है कर्नाटक। तो भारत का कर्नाटक राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से अगला जो प्रश्न है, भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक न्यूनतम जनसंख्या आवश्यक है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 5,000 या अधिक जनसंख्या, बी ऑप्शन है 3,000 या अधिक जनसंख्या, सी ऑप्शन है 4,000 या अधिक जनसंख्या और डी ऑप्शन दिया हुआ है 7,500 या अधिक जनसंख्या। तो भारत में नगरीय बस्ती के लिए 5,000 या अधिक जनसंख्या आवश्यक होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नई दिल्ली का सीबीडी क्या है? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये प्रश्न अलग है। कह रहा है कि नई दिल्ली का सीबीडी क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है नोएडा, बी है गुरुग्राम, सी है आपका गाजियाबाद और डी दिया हुआ है कनॉट पैलेस। तो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र अथवा सीबीडी किसी भी नगर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। महानगरों में एक से अधिक केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र हो सकता है। दिल्ली का चांदनी चौक, कनॉट प्लेस तथा करोल बाग सीबीडी के अंतर्गत आता है, अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है झेलम, बी ऑप्शन है आपका तीस्ता, सी ऑप्शन है रावी और डी ऑप्शन दिया हुआ है ब्यास। तो झेलम नदी कश्मीर घाटी में बहती है और झेलम नदी बृहद हिमालयी क्षेत्रों में वेरीनाग से समीप अवस्थित शेषनाग झील से निकलने के पश्चात अनंतनाग से होते हुए कश्मीर घाटी में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर उरी तथा तुलबुल जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है 1 है बिल्कुल सही है। इसके बाद से अगला प्रश्न, पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? ऑप्शन नंबर ए है हिमालय, बी आपका दिया हुआ है छोटा नागपुर पठार, सी ऑप्शन दिया हुआ है मैसूर का पठार और डी ऑप्शन दिया हुआ है विंध्य पठार। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है छोटा नागपुर पठार। इसके बाद से 45वां प्रश्न कहता है कि कोरोमंडल तट में स्थित है कर्नाटक में, बी दिया हुआ है तमिलनाडु में, सी ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश में और डी ऑप्शन दिया हुआ है ओडिशा में। तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। 46वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बी है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका उत्तर पूर्वी मानसून और डी ऑप्शन दिया हुआ है कोई नहीं। तो इस तरह से इसमें 4 ऑप्शन है शीतोष्ण चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उत्तर पूर्वी मानसून और कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
47वां प्रश्न है कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2500 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 3214 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 2933 किलोमीटर और डी ऑप्शन दिया हुआ है 3600 किलोमीटर। तो भारत का उत्तर और दक्षिण जो विस्तार है वह 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वह 2933 किलोमीटर है। तो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 3214 किलोमीटर। 48वां प्रश्न है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट पर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कार्डेमाम पहाड़ियां, बी ऑप्शन दिया हुआ है अन्नामलाई की पहाड़ियां, सी ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियां और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका पलानी पहाड़ियां। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं यानी कि पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिम घाट पर्वत नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि ग्रीष्म अपनांत को होता है। ऑप्शन नंबर ए है 22 दिसंबर को, बी है 21 मार्च को, सी है 21 जून को और डी दिया हुआ है 23 सितंबर को। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ग्रीष्म अपनांत 21 जून को होता है। इसके बाद से अगला प्रश्न है कि भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न यानी कि मेरिडियन है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 82 डिग्री 30 अंश पूरब, बी ऑप्शन है 84 डिग्री 30 अंश पूरब, सी ऑप्शन है 82 डिग्री 30 अंश पश्चिम और डी ऑप्शन दिया हुआ है 84 डिग्री 30 अंश पश्चिम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न 82 डिग्री 30 अंश पूरब है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद से 91वां प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1921 से 1951, बी है 1911 से 1921, सी है 1981 से 2001 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 2001 से 2011। तो भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि 1911 से लेकर के 1921 में हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। फ्रांस के ऊपर आल्प्स से रोन घाटी से होकर के भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है हरमट्टन, बी है आपका सिरक्को, सी ऑप्शन दिया हुआ है फान और डी ऑप्शन दिया हुआ है मिस्ट्रल। ध्यान दीजिएगा, यानी कि फ्रांस के ऊपर से रोन घाटी से होकर के भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होने वाली जो पवन है वह मिस्ट्रल के नाम से जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर ए है मैकेंडर, बी ऑप्शन है एल.डी. स्टाम्प और सी ऑप्शन है गैडिस और डी ऑप्शन दिया हुआ है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि एल.डी. स्टाम्प ने भूमि प्रयोग अध्ययन प्रारंभ किया था और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया था, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 54वां कर रहा प्रश्न, आसवान परियोजना की एक परियोजना थी। ऑप्शन नंबर ए है मिस्र, बी है सियान और सी ऑप्शन है साओ पोलो और डी दिया हुआ है हाल्बो। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि आसवान परियोजना मिस्र की एक परियोजना है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 55 है कि महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 बिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था और उस महासागर का नाम था। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका पैंजियान, बी ऑप्शन है पैंथालासा और सी ऑप्शन दिया हुआ है लारेसिया, डी ऑप्शन दिया हुआ है ऑस्ट्रेलेशिया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व एक महाद्वीप और एक महासागर था और उस महासागर का नाम पैंथालासा तथा महाद्वीप का नाम पैंजिया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मर्कली पैमाना, बी ऑप्शन है रिश्तर पैमाना और सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन दिया हुआ है बैरोमीटर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम मर्केली स्केल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो इसे कहते हैं धूम कोहरा, बी ऑप्शन दिया हुआ है कुहासा, सी ऑप्शन दिया हुआ है ओस और डी ऑप्शन दिया हुआ है
पाला। तो शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो उसे हम लोग मुख्य रूप से धूम कोहरा के नाम से जानते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है शुष्क बिंदु बस्ती, बी है नम बिंदु बस्ती, और सी ऑप्शन है रक्षक स्थान, और डी ऑप्शन दिया हुआ है बाजार बस्ती। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित जो स्थान है उसको नम बिंदु स्थान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए है कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 तक लाना, बी है सभी गांवों को बिजली देना, सी ऑप्शन दिया हुआ है HIV को पूर्णतः उन्मूलित करना, और डी ऑप्शन है शहरी गरीबी को घर देना। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 तक लाना था। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे काली पृथ्वी मृदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पोर्टजोल, बी आपका लेटेराइट, सी दिया हुआ है चारनोजम, और डी ऑप्शन है आपका पेडोकल। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि चरनोजम मृदा को काली मृदा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है। ए है प्रशांत प्लेट, बी आपका है कोकोस प्लेट, सी आपका है नाजका प्लेट, और डी ऑप्शन है फिलीपींस प्लेट। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि प्रशांत महासागरीय प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ज्वालामुखी, बी दिया हुआ है भूजात आपका, उसके बाद से सी ऑप्शन दिया हुआ है खारे पानी के पौधे, और डी ऑप्शन दिया हुआ है कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद भूजाल अवसाद के नाम से जाने जाते हैं, भूसाद औलाद भूजात अवसाद कहलाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है और यह द्वारा बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए है वान थ्यूनेन, बी है वीवर, सी दिया हुआ आपका वेबर, और डी ऑप्शन दिया हुआ है फेंग। तो इसके जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एवं आर्थिक मॉडल है, यह वान थ्यूनेन महोदय ने वर्ष 1826 ईस्वी में बताया था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर से हम अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।